ओम Sai Ram to all of you. आज की क्लास आरंभ करते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ कि प्रांजल शायद अभी क्लास में है ही नहीं। प्रांजल पालीवाल यस हैज जॉइंड। गुड। प्रांजल, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। प्रांजल, आपने गूगल फॉर्म वाला जो असेसमेंट था एमसीक्यू वो नहीं दिया था? नहीं दिया तो मैम, नेटवर्क यू आर प्रॉब्लम। एब्सेंट इन दैट? मैम नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी थी, उस ठीक दिन। है। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ हम कुछ नहीं कर पाते कई बार। तो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि प्रांजल पालीवाल इज एब्सेंट इन Google form assessment and Nandini Ojha is absent in all. So Nandini Ojha still she is not in the class. बाकी सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और किसी को कुछ और शेयर करना है, कोई बात जो आपके मन में हो, कहना है, या पूर्व में हम जो पढ़ रहे थे उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना है? नो क्वेश्चन? सब कुछ समझ आया है या कुछ भी समझ नहीं आया है? बताओ। उसी के बाद हम अपना, क्योंकि देखो अब धीरे धीरे हम लोग फाइनल असेसमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और फाइनल असेसमेंट से मेरा आशय है बोर्ड एग्जामिनेशन। आई एम नॉट सेइंग प्री बोर्ड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फाइनल एग्जामिनेशन। तो बस ऐसे मत देखो कि जितना हो गया ठीक है, हमें तो आता है, काम लायक में आता है। काम लायक नहीं, क्या आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं सभी चैप्टर्स इस हिसाब से आपको समझ में आ गए हैं कि यदि वो बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? मेरा प्रश्न ये है कि क्या बोर्ड एग्जाम के लिए आपके सभी चैप्टर्स से रिलेटेड आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी आपकी अवधारणाएं हैं, क्या वो सब स्पष्ट है? और यदि कोई भी बात ऐसी है, कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई अनुच्छेद, पूरा का पूरा पाठ, कुछ भी ऐसा है जिसे आप रिवीजन के तौर पे चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये रिपीट हो, और ये प्रश्न किसी एक या दो लोगों से नहीं, जिन लोगों को हम हर क्लास में देखते हैं, जिनका कैमरा हमेशा ऑन रहता है, सिर्फ उनसे प्रश्न नहीं है, प्रश्न सभी से है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि अगली क्लास से, या अगली क्लास में हो सकता है अगली क्लास में तो नहीं, हाँ अगली से अगली क्लास में आप विद्यालय में ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, आमने सामने ही होंगे। तो फिर आपके जो इंडिविजुअल असेसमेंट है, आई विल स्टार्ट। प्लीज ये मेरी जो बातचीत है ना, उसे वन वे मत रहने दो। आपके मन में जो बात आ रही है वो कहो, क्योंकि बहुत जल्दी आपके प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो उससे पहले आपकी सारी जो शंकाएं हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो कोई आपके पास आइडिया हो, एनी सजेशन दैट यू वांट टू गिव? नथिंग टू शेयर? मात्र क्लास अटेंड करना, अटेंडेंस पा लेना, हाँ हम दिख रहे हैं, हम क्लास में हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। तो कब से खुल रहे हैं स्कूल? बहुत जल्दी। अरे मैम डेट ही नहीं अभी बताई क्या? I'm not joking. It's very clear, it's very true. बहुत जल्दी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का बस एक यही एक सबसे बड़ा जो एक
इसकी बुराई कहें, दुष्प्रभाव कहें, बस जो मुझे समझ आता है वो यही है कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस ने कंजूस बना दिया, बोलने में कंजूस, लिखने में कंजूस, अपनी बात कहने में। बस ऐसा लगता है कि जो मैम बोल रही है, ठीक है मैम आप बता दो, इस बात का क्या आंसर होगा मैम, ठीक है आप जो आपने बताया मान लिया। और पूरी क्लास में ना हर दिन देखो ना तो मुश्किल से 2 या 3 ही बच्चे होते हैं जो आगे बढ़ के कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, बस वो आ रहे हैं, डांट से बच रहे हैं कि हम तो क्लास में हैं। तो ऐसा करने से ना खासतौर से 10th और 12th की ये चिंता है कि माना कि मेरी बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई, माना कि मेरी बात आपको 100% भी 200% समझ में आ गई, लेकिन क्या आपको लिखना आया? क्या आपको अपनी बात कहना आया? तो अब भी यदि मैं एक प्रश्न पूछूंगी ना तो बस मुश्किल से 2 या 3 बच्चे बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप आप लोग चले जाएंगे। इस वजह से ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्या सच में आपको कुछ समझ आ रहा है या आप समझने का सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, समझने का ढोंग कर रहे हैं? दोनों बातों में अंतर है, समझ में आना और समझ में आने का नाटक करना। तो अब तक हमने आरोह में, गद्य में और काव्य में, वितान में जो भी पाठ पढ़े हैं, रचनात्मक लेखन में हमने जितनी भी चर्चा की है, क्या किसी भी विषय पर किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आप पूर्णतः सक्षम हैं? यदि यस, यदि आप सबका ना अंतर्मन से एक आवाज निकल के आ रही है यस, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। चाहे आप क्लास में बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं, आंसर देते हैं या नहीं देते हैं, पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर से ये आवाज आ रही है कि मुझे तो आता है, तो मेरे पढ़ाने की फिर वो सार्थकता है। ठीक है, मैंने समझाया, आपको समझ आ गया, और फाइनल एग्जाम के लिए आप सब कमर कस के तैयार हैं, यानी अब भी अगर एग्जाम हो तो अब भी यू आर रेडी। ओके, अब चलो, अभी तक आपका कोई आंसर नहीं आ रहा, कोई सवाल नहीं आ रहा, कोई डाउट नहीं आ रहा। अब नाउ वन इंफॉर्मेशन कि एक क्लास छोड़ के, एक क्लास आज हो रही है, एक और क्लास छोड़ के उसकी अगली क्लास हो सकता है वो स्कूल में होगी, 99.9% वो स्कूल में होगी। ओके, अगर 1% नहीं होती है स्कूल में, हो सकता है फिर उससे अगले वाले होगी। तो आई एम नॉट वेटिंग कि आप जब स्कूल आओगे तब, एक क्लास छोड़ के अगली क्लास से मैं आपका प्री बोर्ड असेसमेंट शुरू कर रही हूँ। ओके, कितने बच्चे आप में से रेडी हैं प्री बोर्ड असेसमेंट के लिए? बस एक क्लास छोड़कर, आज है वेडनेसडे, इजंट इट? अगली क्लास आपकी कब है? फ्राइडे। उसके बाद आपकी क्लास कब है? मंडे। वो स्कूल में होगी। यस मैम, सर ने बोला, प्रिंसिपल सर आज बोल रहे थे मंडे। मैम प्रिंसिपल सर बोल रहे थे मंडे से स्कूल स्टार्ट होंगे। आई एम ऑल्सो सेइंग, मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा डाउट इसलिए लगाया कि ऑफिशियली जब आपके पास कोई सूचना जाती है उसकी वजह से, अदरवाइज आई एम 100% श्योर कि कमिंग मंडे हम आपको साक्षात देखेंगे। ठीक है, अभी आप प्रश्न नहीं पूछते हो, कोई बात नहीं, सोमवार से जब आप आमने सामने आओगे, हो सकता है, मैं तो अपना बता रही हूँ, अपनी क्लास के बारे में बात कर रही हूँ, कि हो सकता है एक दिन मैं पूरे टाइम एक ही स्टूडेंट से सारे प्रश्न का ओरल
एक टेस्ट रखो। आई विल सिलेक्ट, मैं बताऊंगी नहीं पहले से कौन है वो। 1 day 1 student फुल टाइम असेसमेंट। आई विल ट्राई, क्योंकि मेरे तो ऐसे स्टूडेंट ज्यादा नहीं है। आप 16-17 बच्चे हो, 17 बच्चे हैं, यदि मैंने एक दिन में एक लिया तो 17 दिन में 17 बच्चों का असेसमेंट हो जाएगा, राइट? सो बी रेडी फॉर स्पीकिंग असेसमेंट, बी रेडी फॉर लिसनिंग असेसमेंट and be ready for pre-board assessment। क्योंकि आप लोगों को अब कोई सवाल पूछना नहीं है, आपके कोई डाउट्स है नहीं, तो आई एम वेरी श्योर कि सबसे पहले हम हिंदी के असेसमेंट आरंभ करेंगे। मैं मेरी क्लास में तो आप जब आएंगे तो आई विल नॉट टीच यू इवन अ सिंगल मिनट, क्योंकि ऑलमोस्ट टीचिंग इज ओवर। सभी चैप्टर्स भी मेरी ओर से समाप्त हो गए हैं, रिवीजन भी हम लोगों ने ले लिया प्रेजेंटेशन के थ्रू। आप लोगों को भी कोई दिक्कत है नहीं, आप लोगों को कोई सवाल है नहीं, तो एक चैप्टर बचा है हमारा, और वो है कौन सा? डायरी के पन्ने, करेक्ट? तो आज की क्लास में और एक और जो क्लास होगी आपकी फ्राइडे को, 2 क्लास में इस चैप्टर को हम संपूर्ण कर लेंगे आपके प्रश्नोत्तर सहित, करेक्ट? ठीक है, तो आरंभ करते हैं इस पाठ को। अभी फिर से बता दो, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है प्रीवियस में से? पहले पढ़े हुए में से किसी का कोई सवाल, किसी का कोई प्रश्न अगर है तो पहले आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। अदरवाइज एक विद्यार्थी का इंडिविजुअल असेसमेंट होगा और असेसमेंट का कोई सिलेबस आपको नहीं बताया जाएगा, 100% सिलेबस। मैम चैप्टर से तो नहीं मैम, अभिव्यक्ति जनसंचार है ना, वो कहाँ से पढ़ना है? कहाँ से पढ़ना है? 100% फुल। नहीं मैम, 11th से लेकर 12th तक कंप्लीट। ओके। क्योंकि उसका मैंने आपसे पहले कहा था, एक तो जनसंचार और प्रिंट मीडिया का और रचनात्मक लेखन का सिलेबस स्प्लिट नहीं है। यस मैम। ऐसा नहीं है कि औपचारिक पत्र यदि 11th में आ गए तो अब नहीं आएंगे। व्हाटएवर जो कुछ आपने रचनात्मक लेखन में, जनसंचार और प्रिंट मीडिया में सीखा है, 100% will be prepared by all of you. Done? Very good. और कोई प्रश्न? फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आरओ और वेतन का तो जो हमने 12th में पढ़ा है पूरा वो, और प्रिंट मीडिया और जनसंचार और रचनात्मक लेखन 100%। 11 से लेकर 12 तक आपने जितनी भी प्रैक्टिस की है कंप्लीट, क्योंकि जब से आप 12th में आए हो स्कूल में बैठ के तो हमारी प्रैक्टिस हो ही नहीं पाई एक दिन भी। इसी वजह से प्रतिवेदन, आलेख, फीचर और पुस्तक की समीक्षा, ठीक है, और निबंध यानी अनुच्छेद, और औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, ये सब 100% will come in examination, right? चलो आरंभ करें, देखते हैं। और ये वाला जो आज हम पाठ पढ़ रहे हैं, एक मिनट, मैं सोच रही हूँ विंडोज शेयर करके देखते हैं। मुझे बताइएगा कि विजिबल है या नहीं। विजिबल है बेटा? यस मैम, आ गया। क्लियरली विजिबल? यस मैम।
ऐसा तो नहीं कि फॉन्ट बड़ा करने की जरूरत है? नो मैम। ओके, प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये चैप्टर आप लोग पहले इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत पाठ डायरी के पन्ने, रचनाकार कौन है बताइए जरा। एनी फ्रैंक। ओके, एनी फ्रैंक है ना, यहाँ पे हिंदी में उसको एन फ्रैंक लिखा हुआ है। ओके, आप एनी भी बोल सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में नाजीवाद की पीड़ा को सहा। इनकी मृत्यु फरवरी या मार्च, नॉट सो मच क्लियर, 1945 में नाजियों के यातना गृह में हुई। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। यह डायरी मूलतः 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई थी। सन 1952 में इसका अंग्रेजी अनुवाद द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक पर आधारित अनेक फिल्मों, नाटकों, धारावाहिकों इत्यादि का निर्माण हो चुका है। यह पाठ अत्यंत विस्तार में है, किंतु यहाँ हम उसका सारांश समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह डायरी डच भाषा में 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद यह द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयां करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, बल्कि सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं। भोक्ता यानी भोगने वाला। यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले परिवर्तनों से पूरी तरह अछूती भी है। इस पुस्तक की भूमिका में लिखा गया है, इस डायरी में भय, आतंक, भूख, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। उन्होंने गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन रक्षा की। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा। ऐसे समय में दो यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में छिपे रहे। इनमें एक फ्रैंक का परिवार था, दूसरा वान दंपत्ति। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा है। यह डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर ये लोग पकड़े गए। 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। एन ने अपनी चिट्ठी नामक गुड़िया को संबोधित करके यह डायरी लिखी है, जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर सुनाई दिया और समझ आया? यस और नो? यस मैम। ओके, चलिए यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। मंजूर। मैम कहाँ से? जहाँ मैंने छोड़ा है वहां से। एक्चुअली मैम मैं फोन पे हूँ मैम, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ। अच्छा, किसको दिख रहा है क्लियर? मैम मैं पढ़ूं? मेरे पास बुक है मैम। यस, प्लीज प्लीज। शॉर्ट में है बेटा, बुक में ना डिटेल में है। अच्छा अच्छा, ओके, ये वाली पढ़नी है। ओके ओके। हाँ। मैम गुरुवार 9 जुलाई से। सॉरी, बुधवार, बुधवार 8 जुलाई। यस मैम, मैं स्टार्ट करता हूँ। बुधवार 8 जुलाई, 8 तो जुलाई। ये सन तो गलत है, आप ये डिटेल पढ़िए बस। यस मैम। इस दिन एन फ्रैंक गुप्त आवास यर जाने मैम यर अच्छा रुको, इसमें गलतियां होंगी जिन्हें आप सही नहीं करोगे। यार कोई शब्द नहीं है, तो यहाँ पर है। यस मैम। मैम इस दिन एन फ्रैंक गुप्त आवास यह जाने के
विषय में लिखती हैं। मैम ये मेल है फीमेल है? एन फ्रैंक गुप्त आवास पर, ये यर नहीं है पर है, जाने के विषय में लिखती है। एन फ्रैंक इज अ गर्ल। ओ उसकी बड़ी बहन को एएसएस से बुलावा आने पर घर के लोग गुप्त आवास पर जाने की तैयारी करते हैं। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एन ने अपने बैले में अजीबोगरीब चीजें भर रखी। मैम बैले पढ़ो तो पढ़ो। अजीबोगरीब चीजें भर डाली। उसने सबसे पहले अपनी डायरी रखी क्योंकि लेखिका के लिए स्मृतियां पोशाकों को तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थीं। एन व वानदान के परिवार वाले गुप्त आवास की व्यवस्था करते हैं। ओके, यहाँ पे क्योंकि थोड़ी सी अशुद्धियां हैं, यहाँ पर पहले नहीं बैग है, वो शब्द बैग और एक और शब्द यहाँ पे लेखिका के लिए स्मृतियां पोशाकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, इस तरह से है। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ो। आज था गुरुवार 9 जुलाई। इस दिन वे अपने छुपने के स्थान पर पहुंचते हैं। यह गुप्त आवास उसके पिता का ऑफिस है। वह घर के कमरों के बारे में बताती है। यह भवन गोदाम व भंडार घर के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। गोदाम के दरवाजों से सटा हुआ बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचने पर यह एक और द्वार है जिस पर शीशे की खिड़की है और जिस पर काला शीशा लगा हुआ है। इस पर कार्यालय लिखा है। इसी कमरे में दिन के समय पोप मिएप व मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं। एक छोटे से गलियारे में दम घोटू अंधियारे से युक्त एक छोटा कमरा बैंक ऑफिस है। यही मिस्टर डॉलर व वानदान बैठते थे। मिस्टर कुगलर के ये क्या है बस से निकलकर तंग गलियारे, ये भी ऑफिस ही है, निकलकर प्राइवेट ऑफिस है। अच्छा हाँ, प्राइवेट ऑफिस है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे बने दूसरी मंजिल गलियारे में दूसरी मंजिल का रास्ता का है। रास्ता है जो गली की तरफ खुलता है। यहीं पर एन फ्रैंक व उसका परिवार रहता है। चलिए नेक्स्ट नंदिनी पढ़िएगा। शुक्रवार 10 जुलाई 1942। इस दिन एन गुप्त आवास के पहले दिन का वर्णन करती है। यहाँ पहुंचने पर उसकी माँ व बहन पूरी तरह थक जाती है। एन और उसके पिता अपने नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। वे भी पूरी तरह थक जाते हैं। बुधवार तक तो उन्हें यह सोचने की फुर्सत नहीं थी कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका था। शनिवार 28 नवंबर। शनिवार का पूनम पढ़िए। यस मैम। वह बताती है कि इन दिनों वे बिजली और राशन ज्यादा खर्च कर चुके हैं। उन्हें एक और किफायत करनी होगी ताकि बिजली का काट न लगे। 4:30 बजते ही अंधेरा हो जाता है। कट ना लगे, हाँ। 4:30 बजते ही अंधेरा हो जाता है। उस समय पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे समय में वे उल जुलूल हरकतें करके गुजारते हैं। दिन में पर्दे नहीं हटा सकते थे। अंधेरा होने के बाद पर्दे हटाकर पड़ोस में ताक झांक कर लेते थे। लेखिका डसेल के बाहर नाम है मैं डसेल उनके के बारे में घर से बताती है। अच्छा यस मैम। लेखिका डसेल के बारे में बताती है कि वे बच्चों से बेहद प्यार करती हैं। उनके भाषण सुनकर वह बोर हो जाती है। वह उनके अनुशासन संबंधी बातें नहीं सुनती। वे चुगलखोर है।
वे सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे देती है और मम्मी से मुझे उपदेश सुनने पड़ते हैं। कभी-कभी मिसेज वॉन 5 मिनट मिसेज वॉन 5 मिनट बाद उसे बुलावा देती है। हर बुलवा हर लेती थी। समय बुलवा लेती थी। हर समय डाँट फटकार दुत्कारा जाना आदि झेलना आसान नहीं होता। रात को बिस्तर पर लेटकर लेखिका अपनी कमियों व कार्यों के बारे में सोचती है तो उसे हँसी व रोना-धोना आते हैं। वह स्वयं को बदलने की कोशिश करती है। ओके, गुड। नेक्स्ट अंजलि भी पढ़िए। ओके मैम। शुक्रवार 19 मार्च। एन बताती है कि तुको के इंग्लैंड मैम कहाँ हाँ मैम कहाँ ओके, चला यू आर करेक्ट। नहीं दिख रहा? एन बताती है कि सभी को नहीं दिख रहा क्या? मैम दिखाई दे रहा है अब। दिख रहा है मैम। ओके, अंजलि? यस मैम दिख रहा है। ओके। शुक्रवार 19 मार्च। एन बताती है कि तुको के इंग्लैंड के पक्ष में न आने से हम लौट रहे थे। इससे कालाबाजारी को झटका लगेगा, साथ भूमिगत लोगों को नुकसान होगा क्योंकि वे इन सकते। गिएज एंड कंपनी के पास 1000 ग्लेडर के कुछ नोट हैं जिन्हें आगामी वर्ष निपटा दिया है। मिस्टर डलेस को कहीं से पैरों से चलने वाली दांत की ड्रिल मशीन मिल गई है, पूरा चेकअप करवा लेगी। घर के कायदे कानून के पालन में मिस्टर डलेस आलसी हैं। वे चार्लोट व बनाए हुए हैं। मार्गोट। मार्गोट उनके पुत्रों को ठीक करती है। पापा ने उन्हें पत्रों को ठीक करती है। पापा ने उन्हें यह काम बंद करने को कहा। लेखिका जर्मन घायल सैनिक व हिटलर के बीच बातचीत को रेडियो पर सुनती है। घायल सैनिक अपने जख्म को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। उसी समय उसका पैर डलेस के साबुन पर पड़ गया और साबुन खत्म हो गया। उसने पापा से इसकी भरपाई करने को कहा क्योंकि युद्ध के समय महीने में घटिया साबुन की एक बट्टी मिलती थी। शुक्रवार नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट गोविंद पढ़िए। गोविंद है क्लास में? चलो अच्छा, गोविंद के अलावा और कोई? शायद गोविंद क्लास में नहीं है या आवाज नहीं आ रही है उनको। और कोई जिसकी इच्छा हो पढ़ने की? मैम यस। शुक्रवार 23 जनवरी। पिछले कुछ सप्ताहों से उसे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खास रुचि हो गई है। वह मेहनत से स्कूल का काम करती है। वह रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती है। वह रविवार को अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें देखने में गुजारती है। मिस्टर कुगलर उसके सामने सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका लाते हैं। परिवार के लोग इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। बेब शनिवार को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाने की बात बताती है। वह उसे पहले ही फिल्म के मुख्य नायकों व नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं बता देती है। मम्मी कहती है कि उसे सब याद है, इसलिए उसे फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। जब वह नई केश सज्जा बनाकर आती है तो सभी कहते हैं कि वह फला फिल्म स्टार की नकल कर रही है। वो कहती है कि ये उसका स्टाइल है और सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। बुधवार 28 जनवरी। बढ़िया। एन कहती है कि तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती है। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, परंतु उसकी दशा भी ठीक नहीं है।
प्रतिदिन उसे मम्मी या मिसेस प्रतिदिन उसे मिसेस मम्मी या वांदान मिसेस वांदान के बचपन की कहानियां सुनने को मिलती हैं। उनके बाद डसेल अपने किस्से सुनाते हैं। किसी भी लतीफे को सुनने से पहले ही हमें उसकी 5 लाइन पता होती है। एनेक्सी की हालत यह है कि यहाँ नया या ताजा सुनने सुनाने को कुछ नहीं बचा है। जॉन और मिस्टर क्लीमेन तो अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। हमें उनकी तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, तथा उनकी खुशी में खुशी है जो कैद से आजाद कर दिए गए हैं। कुछ लोग इन कष्ट पीड़ितों की सहायता करते हैं। वे नकली पहचान पत्र बनवाते हैं, छिपे हैं तथा युवाओं के लिए काम खोजते हैं। ये लोग जान पर खेल कर दूसरों की मदद करते हैं। बुधवार 29 मार्च एंड कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोथकेस्टीन के भाषण के बारे में लिखती है कि उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियां व पत्रों का संग्रह किया जाएगा। वह अपनी डायरी छपवाने की बात कहती है। यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे। बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती हैं। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना ने 350 विमानों ने इज़्मुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो उनका घर घास की पत्तियों की तरह कांप रहा था। ये खबर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है। लोग 5 मिनट के लिए अपना घर नहीं छोड़ पाते। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं। एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। बच्चे भूख और बीमारी से बेहाल हैं। फटे पुराने कपड़ों व जूतों से काम चलाना पड़ता है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस सभी या तो अपनी साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। मंगलवार 11 अप्रैल एन बताती है कि शनिवार के दिन 2 बजे के आसपास तेज गोलाबारी शुरू हुई। रविवार दोपहर के समय पीटर उसके पास आया और वो उसके साथ बातें करती है। दोनों मिलकर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना भी बनाते हैं। उसी रात को उनके घर में सेंधमारी की घटना भी हुई थी। गुप्त रहने की मजबूरी में घटी इस घटना ने सभी 8 लोगों को हिलाकर रख दिया। मंगलवार 13 जून एन बताती है कि आज वो 15 वर्ष की हो गई है। उसे पुस्तकें चड्डियाँ, बेल्ट, दिमाग, बेल्ट, सामान उसका दही, जैम, बिस्किट, ब्रेसलेट, मीठे ब्रेसलेट, मटर, मिठाई, लिखने की कॉपियां कॉपियाँ, आदि अनेक उपहार मिले हैं। मौसम खराब है तथा हमले जारी हैं। वो बताती है कि चर्चिल उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता। वह उन्हें जन्मजात बहादुर कहती है। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हुए थे। हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आजादी के लिए ब्रिटिशों का सहयोग चाहते थे, कब्जा नहीं। वह कहती है कि इन मूर्खों को यह नहीं पता कि यदि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हॉलैंड जर्मनी बन जाता। जर्मन व ब्रिटेन दोनों में अंतर है। ब्रिटेन राक्षस है तो जर्मनी आक्रांत। एन अपनी रक्षक है, ब्रिटेन रक्षक है। अच्छा, सॉरी ब्रिटेन रक्षक है तो जर्मनी आक्रांत। एन अपनी कमजोरी जानती है। हाँ, एन अपनी कमजोरी जानती है तथा खुद को बदलना चाहती है। लोग उसे अक्खड़ समझते हैं। मिसेस वांदान अपने डसेल जैसे जड़ बुद्धि उस पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। मिसेस वांदान उसे अक्खड़ समझती है क्योंकि वह उससे भी अधिक अक्खड़ है। वह स्वयं को सबसे अधिक धिक्कारती है। वह माँ के उपदेशों से मुक्ति पाने के बारे में सोचती है। अपनी भावनाओं को कोई नहीं समझता और वह अपनी भावनाओं को उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता और वह अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले नॉट विजिबल। ओके, आस्था ऊपर ही है। हाँ, उसकी भावनाओं को समझता
होता और वह अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति की तलाश में है। वो पीटर के बारे में बताती है। पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है। एन भी उसकी दीवानी है, वह उसके लिए तड़पती है। पीटर अच्छा और भला लड़का है, परंतु उसकी धार्मिक तथा खाने संबंधी बातों से वह नफरत करती है। उन्होंने कभी न झगड़ने का वायदा किया है। वह शांति प्रिय, सहनशील व बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह एन की गलत बातों को भी सहन कर लेता है। वो कोशिश करता है कि अपने कामों में सलीका लाए तथा अपने ऊपर आरोप न लगने दे। वह अधिक घुन्ना है। वे दोनों भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं। एन काफी दिनों से बाहर नहीं निकली। अब वो प्रकृति को देखना चाहती है। एक दिन गर्मी में रात में 11:30 बजे उसे चांद देखने की इच्छा की, परंतु चांदनी अधिक होने के कारण वह खिड़की नहीं खोल सकी। आखिरकार बरसात के समय खिड़की खोलकर तेज हवाओं व बादलों की लुका छिपी को देखा। यह अवसर था। सौंदर्य के आनंद के लिए अस्पताल व जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखकर उसे शांति व आशा मिलती है। प्रकृति शांति पाने की रामबाण दवा है और यह उसे विनम्रता प्रदान करती है। एन पुरुषों और औरतों के अधिकारों के बारे में बताती है। उसे लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता के अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया। औरतें इस स्थिति को बेवकूफी के कारण सहन करती आ रही हैं। अब समय बदल गया है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी है। कई देशों ने उनको बराबरी का हक दिया है। आधुनिक औरतें अब बराबरी चाहती हैं। औरतों को भी पुरुष की तरह सम्मान औरतों को भी पुरुष की तरह सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें सैनिकों जैसा दर्जा व सम्मान मिलना चाहिए। युद्ध में वीर को तकलीफ, पीड़ा, बीमारी व यातना से गुजरना पड़ता है। उससे कहीं अधिक तकलीफ बच्चा पैदा करते वक्त औरत सहती है। बच्चा पैदा करने के बाद औरत का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मानव जाति की निरंतरता औरत से है। वह सैनिक से ज्यादा मेहनत करती है। इसका मतलब यह नहीं कि औरतें बच्चे उत्पन्न करना बंद कर दें। प्रकृति यह कार्य चाहती और उन्हें यह कार्य करते रहना चाहिए। वह उन व्यक्तियों की भर्त्सना करती है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं है। वह पोल दे कुइफ से पूर्णतः सहमत है कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं, वहां जन्म अनिवार्य और टाला ना जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों को औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से कभी भी नहीं गुजरना पड़ेगा। एन का विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। ओके, गुड। तो यहाँ तक आपने समझा। हमने संक्षेप में पूरी जो डायरी है उसे पढ़ने का प्रयास किया। आपके जितने भी अभी प्रश्न हो उन्हें लिख के रखिएगा। अगली क्लास में हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपने पढ़ा भी, आप पहले इंग्लिश में भी पढ़ चुके हो। एन की डायरी में किस तरह से उस जीवन का वर्णन किया गया है जो अंधेरे एक ना जैसे तलघर होता है या गोडाउन होता है, ऐसे आवास में लोगों ने गुजारा है। ऐसे बंद कमरे में जीवन के बड़े अनमोल समय को उन्होंने वहां गुजारा, जहां बाहर की हवा तो बहुत दूर की बात है, उस चार दीवारी से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था। फिर क्योंकि एन बहुत छोटी थी उस समय जब एन ने डायरी लिखी है, तो वो शायद उन सब चीजों को समझने के लिए उसका शरीर उतना मैच्योर नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत मैच्योर हो गया था। मन से वो बहुत परिपक्व हो गई थी। इसी वजह से उसने जो यहूदियों पर जो जुल्म हो रहे थे उनका वर्णन किया है। महिलाओं के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता था, महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने की एक वस्तु मानकर उनके साथ व्यवहार किया जाता था, तो इस सब के खिलाफ। और देखो आपको बताया कि कई दिन खाना नहीं मिलता था, भूखे गुजारना पड़ता था समय। तो भूख, आतंक, भय, पीड़ा, अकेलेपन की घुटन। अभी हम लोग तो कोरोना काल में परेशान हो गए कि बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मन का नहीं कर पा रहे हैं, जबकि
काफी हम लोग निकल रहे हैं अपने अपने घरों से बाहर। तो एक बार सोच के देखिए उस यातना को कि जीवन का एक बहुत बड़ा लंबा समय, एक लंबा अरसा अंधेरी कोठरी में गुजारना पड़ा होगा एक बच्ची को और उसके परिवार को, और वो भी भय के साथ कि यदि देख लिया तो सब के सब मारे जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर समय मिले तो इसको डिटेल में पूरा पढ़िएगा। अगली क्लास में हम प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। ओके, ठीक है, चलो शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। साई राम। ओके, आप लोग छोड़े उससे पहले नंदिनी ओझा, आप मुझे दिख रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सौभाग्य। नंदिनी ओझा आप क्लास में हैं? यस मैम। कैमरा ऑन कर सकते हैं? मैम एक्चुअली मेरे कैमरे में अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो दिखूंगी नहीं मैं। कैमरे में प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको प्रॉब्लम है। आप मुझे ये बताओ कि आपने असाइनमेंट नहीं दिया ना? ना वाद विवाद ना गूगल फॉर्म? नो मैम। ठीक है, अगले साल भी 12th में ही पढ़ना है तुमको? नो मैम। क्लास में कभी होते नहीं हो। फर्स्ट असाइनमेंट भी आपने ढंग से नहीं दिया, दूसरा असाइनमेंट भी नहीं दिया, फिर हाउ कैन यू से नो मैम? ना कभी चर्चा करना कि मैम मेरा छूट गया असेसमेंट, क्या हो सकता है? ना टीचर से बात करना, ना चर्चा करना, ना क्लास अटेंड करना। आज पता नहीं कैसे मेरा सौभाग्य जो मेरे को दुखी होता है। तो ये बताना चाहते हैं कि इस असेसमेंट में यू हैव अचीव 0। ठीक है, तो इच्छा है आप चाहे कैमरा ऑन करो चाहे मत करो, अब तो विद्यालय आना ही है, और वो भी आपकी इच्छा है आपको विद्यालय आना है या नहीं आना है। प्रैक्टिकल्स देने हैं कि नहीं देने हैं, समझना है कि नहीं समझना है, फाइनल बोर्ड एग्जाम भी आपको देना है या नहीं देना है, इट्स ऑल योर चॉइस। ठीक है, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म। और अभी मैं मीटिंग को लेफ्ट करूं उससे पहले एक और बात कि आप लोग जब भी स्कूल आएंगे, मैंने पहले भी कहा था, आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो लेकर आएंगे। ओके, तो आप सभी लोग अपनी फाइल प्रिपेयर कर लीजिए, 100% प्रिपेयर कर लीजिए, और जिस दिन भी आप आएंगे उस दिन मेरा पीरियड हो या ना हो, आप फाइल लेकर आएंगे और मुझे देंगे। क्लियर? ओके, साई राम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। साई राम मैम। साई राम।